वेरी वार्म वेलकम क्लास। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो ब्रांच जो है वो डील करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हिच अराइजेस ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, स्टैटिक एंड चार्ज। सबसे पहले तो हम चार्ज को समझते हैं कि चार्ज क्या होते हैं। तो चार्ज एक्चुअली एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी के कंक्लूजन पे हम पहले कैसे पहुंचे इस चीज को समझ लेते हैं कि हमने चार्ज को फिजिकल क्वांटिटी ही क्यों कहा। सपोज करिए कि आप ग्लास का एक रॉड लेते हैं, ग्लास के एक रॉड को किसी इंसुलेटिंग थ्रेड से लटका देते हैं रूप से। इस ग्लास के रॉड को कॉटन के टॉवल से रगड़ते हैं। जब कॉटन के टॉवल से रगड़ते हैं तो इस पे कुछ चार्ज आ जाते हैं। हम अभी आर्बिट्रेरली मान लेते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऐसा ही अगर एक और रॉड इसके पास लेकर आते हैं अनचार्ज्ड, तो होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक और रॉड इसके पास जब लेकर आते हैं जिसको हमने सेम तरीके से चार्ज किया है जैसा इस 1 को किया है, ठीक है। तो रॉड 2 को भी उसी तरह चार्ज करके लाते हैं। इस पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्जेस, कुछ सेम काइंड का ही चार्ज होगा। अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हम आर्बिट्रली नेम दे दे रहे हैं, बस अपने फॉर द सीक ऑफ कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जब इन दोनों को लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे और ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे। तो इससे ये परसीव हुआ कि इसमें कुछ ऐसा नेचर आ रहा है जिसकी वजह से इनके बीच में फोर्स जो है वो कभी अट्रैक्टिव हो रहा है, कभी रिपल्सिव हो रहा है। तो इससे ये एनालॉजी निकालने की कोशिश की गई कि जो आने वाले चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं, बट ये दो तरह के चार्जेस आते कहाँ हैं इसको फिर समझने की कोशिश स्टार्ट की गई। तो उस पे ये कॉन्सेप्ट सामने आने लगा कि हम ये जो प्रोसीजर है किसी और ऑब्जेक्ट पे करके क्यों नहीं देखते। तो जब दूसरा ऑब्जेक्ट लिया गया और दूसरे तरह के मटेरियल्स लिए गए, जैसे रबर को लिया गया फर, रबर को फर के साथ रगड़ा गया। जब ऐसा किया गया और सेम जो ग्लास की रॉड थी जो पॉजिटिवली चार्ज की गई थी या किसी भी तरह के आयन से चार्ज की गई थी, हम यहाँ आर्बिट्ररी अभी भी मान के चल रहे हैं। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम प्लस मान के चल रहे हैं बस ये एक आर्बिट्ररी नोटेशन दे दिया है एक चार्ज शो करने के लिए। इसके पास जब रबर की रॉड लाई गई फर से रगड़ के, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो पहले कॉन्सेप्ट से हमें ये ऐसा लगा कि जब तक हम किसी चीज को रब कर रहे हैं तो उस पर सेम काइंड का ही चार्ज आता होगा। लेकिन ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये लेकर आया कि अगर हम किसी भी दो अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग मटेरियल से रब कर रहे हैं तो ये चांसेस हैं कि दोनों का नेचर अलग अलग हो। मतलब उन दोनों के ऊपर आए हुए कुछ चार्जेस जो हो या उनके अंदर आई हुई कोई ऐसी टेंडेंसी जिसको हम चार्ज नेम देंगे वो इन दोनों को अट्रैक्ट करा रही हो या रिपल करा रही हो। इसका मतलब दोनों पे अलग अलग तरह के जो चार्जेस होंगे वो आ रहे होंगे या अट्रैक्शन या रिपल्सन बिहेवियर किसी दो अलग अलग टाइप के फेनोमेनन की वजह से एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब ये फेनोमेनन आया कहां से। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उससे लॉस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमने ये दोनों टर्म यूज क्यों किए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जबकि प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है। यानी प्रोटॉन जो होता है एक दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल जिसको क्वार्क कहते हैं। क्वार्क जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं और इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो फ्रैक्शनल होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये कि एक ऐसे मटेरियल भी एग्जिस्ट करते हैं
जो प्रोटॉन क्रिएट करते हैं आपस में मिलके, वो कैसे होते हैं? फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं। ये फ्रैक्शनल चार्ज आपस में लगातार अट्रैक्ट रिपेल होके दो प्रोटॉन अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोटॉन आपस में ही अपने इन क्वार्क को कई बार इंटरचेंज कर चुके होंगे। यानी हम प्रोटॉन जो है इनके कलेक्शन को कहते हैं, जब तक ये कलेक्शन कंप्लीट नहीं होंगे तब तक उनको प्रोटॉन नहीं कहेंगे। ये हर वक्त इसमें से कुछ क्वार्क निकल के इसमें जाते रहते हैं, उतने ही क्वार्क इसमें से निकल के इसमें आते रहते हैं, अगर ये दो अलग अलग प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। इसका मतलब कि कोई एक यूनिट प्रोटॉन हर वक्त न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी बात, जितना चार्ज न्यूक्लियस पे होता है, अब हम प्रोटॉन को इंडिविजुअल एंटिटी नहीं मानते हैं, इसलिए हम कलेक्टिवली इन प्रोटॉन को न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस पे जितना चार्ज होता है उसके अराउंड मूव करने वाले ऑर्बिट्स में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब भी हम लॉस या गेन की बात करेंगे तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन के लॉस या गेन की बात नहीं करेंगे, बाहर ऑर्बिट करने वाले इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की बात करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर एटम किसी भी ऑब्जेक्ट के एटम से प्रोटॉन निकाल दिया जाए तो वो एटम उस ऑब्जेक्ट या उस मटेरियल का नहीं रह जाएगा, वो अपना नेचर चेंज कर देगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा क्लास 11 की केमिस्ट्री को रिवाइज करने की कोशिश करें तो उसमें जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर किया गया है, और अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट एटॉमिक नंबर को अगर हमने चेंज कर दिया, एटॉमिक नंबर को अगर हमने चेंज कर दिया तो क्या होगा कि वो मटेरियल चेंज हो जाएगा, वो डिफरेंट एलिमेंट बन जाएगा। इसलिए हम इसके न्यूक्लियस पे बात नहीं कर सकते, और किसी भी न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालना उससे अच्छा है कि कोई इलेक्ट्रॉन निकाल ले, इतना टफ है। किसी भी एटम से प्रोटॉन निकालने से ज्यादा अच्छा है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना प्रोटॉन निकालने के कंपैरिजन में दुनिया का सबसे आसान टास्क है, प्रोटॉन निकालने के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ प्रोटॉन निकालने के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर आउटर ऑर्बिट में घूम रहा है तो आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। यानी जो हम चार्ज की बात करेंगे डिफरेंट काइंड की, तो डिफरेंट काइंड के चार्जेस की बात करेंगे, वो चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स के आने, एक्यूमुलेट होने या इलेक्ट्रॉन्स के लॉस होने की वजह से आते हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी एटम जो होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी नेट चार्ज हमेशा एटम पे क्या होता है? 0। ठीक है, एटम चार्ज अगर देखेंगे, एटम चार्ज नेट क्या होता है? 0। अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, मान लिया m इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो इस न्यूक्लियस में m इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखने लगेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? माइनस m e चार्ज आ गया इसके ऊपर। इस एटम के ऊपर जब m इलेक्ट्रॉन इस पे गेन हो गए तो हमने क्या कहा कि इसके ऊपर माइनस m e चार्ज आ गया। कैसे? प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन के चार्जेस कैसे होते हैं? नेगेटिव। इनकी क्वांटिटी कितनी है? m प्लस m आफ्टर गेनिंग m इलेक्ट्रॉन्स। तो m इलेक्ट्रॉन्स पाने के बाद से अब क्या हुआ कि जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? माइनस m e। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम हो गए। ठीक है, तो किसी एटम पे ऐसे आने वाला चार्ज क्या कहलाएगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें से m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाए, अगर m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएंगे तो क्या होगा?
m माइनस m। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन का गेन होना, किसी सिस्टम को बाय कन्वेंशन ये मान लिया गया कि उसको नेगेटिवली चार्ज कहा जाएगा, और किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना बाय कन्वेंशन ये मान लिया गया कि उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो किसी सिस्टम पे सो कॉल्ड चार्ज ला रहा है, जिसको हमने नेम दिया चार्ज। गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन will be known as charge. When there is gain of electron, that will be known as negative charge, and when there is loss of electron, then that will be known as positive charge.